मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट नमस्कार दोस्तों, A to Z एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको सीटेट 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे थे और पिछली वीडियो में हमने बाल विकास का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन यानी EVS का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी आगे वीडियोस बना सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में प्रकरणों के अंतःनिर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर या इकाई के अंत में। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों के अंतःनिर्मित में उपलब्ध कराना चाहिए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है हमारा दोस्तों, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, पर्यावरण के शिक्षक को विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि जो होती है वो प्रयोगशाला विधि होती है, और इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है। इसलिए हमारा जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। आवधिक परीक्षाएँ, गृह कार्य, योगात्मक कार्य या पोर्टफोलियो। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करना है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या हमारा चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर जो कोई शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है तो वह अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि ऐसा कोई भी काम जिसमें अधिक हमारी इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो उसको हम बहुत आसानी से सीख लेते हैं, या उसका अधिगम बहुत ही आसानी से हो जाता है, या हम कह सकते हैं वो अधिगम बहुत स्थायी रूप से या वो स्थायी हो जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन व्यक्तिगत भिन्नताओं, दूसरा ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा ऑप्शन निरंतरता, या चौथा ऑप्शन अंतःसंबंध। तो दोस्तों, ये व्यक्तिगत भिन्नता के विकासात्मक सिद्धांत की ओर हमारा संकेत करता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कोई जल्दी याद कर लेता है, कोई बहुत किसी को याद करने में बड़ा टाइम लगता है, वो रटता रहता है, उसको तब याद होता है, और कोई सिर्फ देखने से किसी को याद हो जाता है। तो हमारा ये यहाँ पर जो व्यक्तिगत भिन्नता होगी ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। पहला ऑप्शन हमारा समस्या, दूसरा ऑप्शन हमारा है सहयोगात्मक अधिगम, तीसरा ऑप्शन है हमारा निर्देशित खोज, चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। सही दिशा में विद्यार्थियों को ऊर्जा का सरणीकरण करने में। दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों, पाठ को
आनंददायी और रोचक बनाने में। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को का ध्यान रखने में। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की क्लास में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करने से बालकों में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता होती है। तो हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। तो दोस्तों डिसलेक्सिया हमारा पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है और दोस्तों डिसलेक्सिया को 1881 में ऑसवर्ल्ड बरखान ने पहचाना था और 1887 में इसे डिसलेक्सिया का नाम दिया गया था और ये नाम रुल्डॉफ ने दिया था। तो दोस्तों इन दो बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है उच्च नैतिक विकास, समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता या हमारा उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो दोस्तों सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक समय वाले छात्र छोटे छात्र व कम कुशल विद्यार्थियों को आकलन करते हैं। इसका जो हमारा मुख्य कारण है वह उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, क्योंकि दोस्तों वह अधिक उपलब्धि कर चुके होते हैं और वह अपना आत्मज्ञान दिखाते हैं। इसलिए हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा अल बरौनी जिस देश से आया था उसका नाम है। तो दोस्तों जो अल बरौनी था वो हमारा उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था दोस्तों अल बरौनी? उज्बेकिस्तान से आया था और इसी ने भारत के इतिहास पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों तारीख़ ए हिंद। क्या नाम था दोस्तों? तारीख़ ए हिंद। क्या नाम था दोस्तों? तारीख़ ए हिंद। इस पुस्तक को अल बरौनी ने लिखी थी जो कि भारतीय इतिहास पर आधारित थी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई दोस्तों हमको। यहाँ पे क्रम संख्या लिखी हुई है और ट्रेन स्टेशन का नाम लिखा है सूरत। यहाँ पहुँचने का समय है 16:15 यानी कि 4:15 शाम के और प्रस्थान का समय है शाम के 4:20 का और दूरी यहाँ पे है 530 किलोमीटर और दिन 1। वलसाड एक स्टेशन का नाम है। यहाँ पे 17:23 पहुँचने का टाइम है, 17:25 ये छूटने का या प्रस्थान का टाइम है और यहाँ की दूरी इसने चली कुल 598। यहाँ भी पहला दिन है। छठा हमारा क्रम संख्या यहाँ स्टेशन का नाम दिया है भिवंडी और ये 21:10 पर पहुँचती है और 21:20 पे प्रस्थान कर जाती है और यहाँ तक की कुल दूरी है 772 और ये भी हमारा पहला ही दिन है। आखिरी हमारा है यहाँ पे मड़गांव और ये 7:35 पर पहुँचती है और 7:45 पर प्रस्थान करती है और यहाँ तक की कुल दूरी है 1509 किलोमीटर और दिन यहाँ पे हमारा दूसरा शुरू हो जाता है। दोस्तों इस सारणी की मदद से हमें ऊपर उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी तय करने में कितना समय लगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बताना है कि कितनी दूरी चली गई और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। तो मड़गांव और सूरत के बीच में कितनी दूरी थी? यहाँ 1509 में से हम 530 घटा देंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी जो कि हमारी मिलेगी 979 मिलेगी। इतने किलोमीटर कुल दूरी चली गई और टाइम के लिए क्या करेंगे 16:15 पे चली और ये मड़गांव अगले दिन 7:35 पे पहुंची। तो कुल कितना टाइम लगा ये हमें बताना है। यानी कि शाम को 4:15 पे ट्रेन चली और अगले दिन सुबह 7:35 पे वो ट्रेन मड़गांव पहुंची। अब हमें बताना है कि कुल कितना समय लगा। तो 4:30 बजे से लेकर शाम के 4:15 से लेकर सुबह के 7:35 के बीच का टाइम हम निकाल लेंगे जो कि हमारा आएगा यहाँ पे 15 घंटे 15 मिनट। तो हमारा यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 979 किलोमीटर और 15 घंटे 15 मिनट का समय लगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को जोड़ती है।
पहला ऑप्शन हमारा यहाँ अभिसारी चिंतन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों अपसारी चिंतन, तीसरा ऑप्शन मॉडलिंग, यहाँ पे चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा है अनुकरण। तो दोस्तों प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि श्यामा कम समय में शीघ्रता से ठीक ठीक कार्य कर सकती है, इसलिए वो हम कह सकते हैं कि वो अपसारी चिंतन का प्रयोग के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है टेस्ट को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को, शिक्षार्थी स्वायत्तता को, पुनर्बलन को, या हमारा ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण को। तो दोस्तों जब भी क्लास में प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसमें जो इस पार्ट्स में जो निहित उद्देश्य है वो है ज्ञान का सहसंबंध और एवं स्थानांतरण। तो दोस्तों ये हमारा चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावक को संतुष्ट करना, या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो दोस्तों विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध किया जा सके, यानी कि हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थी स्वयं विज्ञान के क्षेत्र में सृजनात्मक निर्माण करके शक्ति से अवगत हो सके, इसलिए शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना यही हमारा उद्देश्य हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डैश के अलावा बच्चे के विकास की ओर ध्यान देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं: संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता या शारीरिक गठन। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है, यानी कि संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और पौष्टिकता, ये तीनों जो है वो बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारणों में सम्मिलित हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कांसा ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोपों में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा या तांबा, कॉपर तथा जिंक जस्ता की मिश्र धातु है। दूसरा ऑप्शन है कांसा तांबा तथा कॉपर यानी कि कॉपर टिन की मिश्र धातु है। कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। ये कांसा एक तत्व है। तो दोस्तों जो कांसा है वो हमारा कॉपर, तांबा तथा टिन की मिश्र धातु, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, या उर्वर या हम कह सकते हैं उपजाऊ बन जाती है। तो दोस्तों एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा जो है वो बंजर हो जाती है, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों एक ही तरह की फसल तथा अधिक रसायन के उपयोग से मृदा की उर्वरता खत्म हो जाती है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पहला है हमारा, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा जो है वो लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, लेह लद्दाख में जो मकान होते हैं उनकी निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, और पत्थर की और चूने और मिट्टी से बनी उनकी दीवारें होती हैं और जो काफ़ी मोटी होती हैं, और वहाँ के फर्श लकड़ी के होते हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो यहाँ पे ये हो जाएगा बी, सी और डी, यानी कि यहाँ पे हमारा जो दोस्तों पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, या स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए बच्चों को निःशुल्क कोचिंग चलवाने से, या पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो दोस्तों तरुण भारत संघ जो है, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TVS भी कहते हैं, ये भारत की ऐसी
अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने पर काम करती है। अतः हम कह सकते हैं जो तरुण भारत संघ है वो पुरानी झीलें को पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। तो हमारा यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और चौथा यहाँ पे दिया हुआ सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं सांप के सिर्फ 2 दांत होते हैं जो कि खोखले होते हैं, यहाँ पे 4 लिखा है। तो यहाँ पे जो हमारा सी वाला है ये हमारा कूट गलत हो जाएगा। बाकी सारे हमारे यहाँ पे सही है कि हमारे देश में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है और सांप की कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये तीनों ही पॉइंट जो है हमारे ए बी और डी जो हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट हैं ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। तो हमारा ए बी और डी हमारा ये राइट आंसर होगा। तो हम इसमें से देखेंगे जो हमारा चौथा है यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न हो या कोई भी कमेंट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।